धन्यवाद मंत्री महोदय। उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो शिवा त्रिचू जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके एक अच्छा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये विधेयक विचारणीय है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें एक नहीं अनेक अनुच्छेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक वो सारी सुविधाएं या वो सारी योजनाएं भारत सरकार की है उनका उपयोग करने के लिए, सुअवसर प्राप्त करने के लिए पात्र है। बिना जाति, बिना लिंग और बिना किसी भेदभाव के उन सब योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। और किन्नर, जिसको हम आज इसमें विपरीत लिंग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक के रूप में चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर नाम दे दिया है, वो भी ट्रांसजेंडर नाम दिया है, वो भी हमारे देश के मानव संसाधन का अभिन्न अंग है। और अभिन्न अंग होने के नाते वो सब उन समस्त प्रावधानों का जो भारत के संविधान में और भारत के कानूनों में और राज्यों के कानूनों में उल्लेखित है, उनको प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। शिवाजी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर बसवराव जी पाटिल साहब ने, हरिवंश जी ने, विवेक गुप्ता जी ने, आदरणीय नवनीत जी ने, वैष्णव परिदा साहब ने, पी राजीव जी ने, डीपी त्रिपाठी जी ने, एमएस गिल साहब ने, मनसुख भाई मंडाविया जी ने, चौधरी मुन्नवर सलीम साहब ने, डी बंदोपाध्याय साहब ने, एमपी अच्युतन जी ने, अनु आगा जी ने, आनंद भास्कर रापोलू जी ने, डॉक्टर के केशवराव जी ने, ईएम सुदर्शन नाची अपन जी ने, एमयू राजीव गौड़ साहब ने और नरेंद्र कश्यप जी ने और विशंबर प्रसाद निषाद जी ने और आखिर में आदरणीय विप्लव ठाकुर जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सामान्यतया इस विधेयक की भावनाओं का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और माननीय सभी सदस्यों ने इस विधेयक में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनसे संबंधित मुद्दों की जानकारी अपने अपने संबोधन में कही है। विधेयक का अध्याय 2 किन्नर जाति को, ट्रांसजेंडर को अधिकार और उनके हकदारियां देने की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि समता और गैर विभेद का वातावरण बनना चाहिए। सही बात है, संविधान में भी उल्लेख है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। विपरीत लिंगी बच्चों को भी ये अधिकार मिले और जो सुविधाएं भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से मिलती है उसका उपभोग करने या उसका लाभ लेने की पात्रता भी उनको होना चाहिए। जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार उनको होना चाहिए। मैंने बताया कि ये सब संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में है। समुदाय में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, संपूर्णता का अधिकार मिलना चाहिए, यातना अथवा निर्दयतापूर्ण, अमानवीय अथवा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार अथवा दंड से उनको संरक्षण मिलना चाहिए। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण का जो वातावरण है उससे उनको मुक्ति मिलना चाहिए। घर और परिवार का अधिकार मिलना चाहिए।
वाक स्वातंत्र की सुविधा मिलना चाहिए। अध्याय 3 में शिक्षा के जो अधिकार हैं, उन शिक्षा संबंधी अधिकारों को भी उन्हें प्राप्त करने का हक है, वो भी उनको मिलना चाहिए। आदरणीय भूपेंद्र जी, मैंने 2 घंटे सुना, आप भी 15-20 मिनट तो सुन लो, सुनो तो सही। कौशल विकास एवं रोजगार की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से उनका भी अधिकार है कि उनको भी रोजगार मिले और वो स्वावलंबन की स्थिति में आकर के अपने पास पड़ोस वाले लोगों की तरह अपना जीवन यापन, रहन सहन का स्तर बना सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार की पात्रता उनको है। रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा उनको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं होना चाहिए। पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए। विपरीत लिंगी व्यक्तियों का पुनर्वास सामान्य श्रेणी के लोगों की भांति हो, इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। विलास संस्कृति और आमोद प्रमोद की भी पात्रता है उनको, उनका हक है, वो भी मिलना चाहिए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की बात कही गई है। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण की बात कही गई है। निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विशेष रोजगार कार्यालय इनके लिए अलग से हो, इस प्रकार की व्यवस्था की भी बात है। और इन सब समस्याओं के समाधान की दृष्टि से समुचित सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उन्होंने कहा कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। फिर विपरीत लिंगी व्यक्तियों के राष्ट्रीय आयोग की बात कही है। उसी प्रकार के आयोग राज्यों में भी होना चाहिए, इस प्रकार की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से न्यायालयीन सुविधाएं भी मिलना चाहिए। जो इसमें कही गई है बातें, वो वास्तव में आज व्यवहार में दिखाई देती है और इससे मुक्ति दिलाने की महती आवश्यकता है। जिस उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया है, वास्तव में इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस दिशा में एक निर्णय दिया है और उस निर्णय के बाद में भारत सरकार के अर्थात मेरे मंत्रालय ने, क्योंकि मेरा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है इसका, और हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में कुछ कदम उठाए हैं। मैं आपके सामने माननीय सभी सदस्यों को इससे अवगत कराना चाहूँगा। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनाई। उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है और जो प्रतिवेदन दिया है, सामान्यतया प्रतिवेदन में जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों का ज़्यादातर समावेश इस विधेयक में है। इसलिए मैं सब पर अलग अलग कुछ बातें बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ हमने कार्य योजना बनाने के लिए अंतर मंत्रालय की एक समिति भी बनाई है और उसकी लगभग अभी तक 4 बैठकें भी हुई है। विचार विमर्श तेज गति से जारी है। हमने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला है कि एक अम्ब्रेला स्कीम बनना चाहिए और वो स्कीम बनाने की दृष्टि से जैसे स्वास्थ्य विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, हमारा मंत्रालय है, ये अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श जारी है। हमने एक निर्णय भी लिया है कि हम इस संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाएंगे और वो राष्ट्रीय नीति बनाने के मुद्दों पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हमने ये भी तय किया है कि उनको अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से सुविधाएं दी जाती है,
वो सुविधाएं भी दी जाना चाहिए और उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने ट्रांसजेंडर के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का भी विचार किया है और कल्याण बोर्ड के काम क्या क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमने राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में अमल करने के लिए अनुरोध किया है। हमको अनेक राज्यों से जानकारी भी मिली है, अनेक राज्यों ने उस पर काम भी प्रारंभ कर दिया है। फिर जिस प्रकार से योजना आयोग ने इस विषय में कुछ राय दी थी, नीति आयोग भी इस विषय पर उसी तारतम्य के आधार पर विचार विमर्श करेगा और इनके अधिकारों के हित संरक्षण की कार्ययोजना बनाने का काम हम करेंगे। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि हमने जब राज्यों को लिखा और भिन्न भिन्न मंत्रालयों को लिखा तो उन्होंने जो जो कार्रवाई की है उससे भी मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा। वैसे जैसे प्रारंभिक तौर पर हमने तय किया था उसमें मैंने बताया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को तृतीय लिंग के रूप में माना जाए। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी बेहतरी के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं तैयार करने हेतु उपाय करने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये सब बिंदु हमने राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके उठाए हैं, उनको पत्र भी लिखा है, हमारे अधिकारियों ने भी उनके साथ बातचीत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा मैंने बताया कि हमने इन वर्गों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने और अगर वो उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे हैं तो उनको उनकी फीस जमा करने, आर्थिक सहायता देने आदि का निर्णय लिया है। फिर हमने जो मंत्रालय को लिखा था, भारत सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालयों को, उनकी ओर से जो जवाब आए हैं मैं आपको उसकी भी जानकारी देना चाहूँगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय को हमने लिखा था तो उनकी तरफ से जवाब आया है। आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाली इंदिरा आवास योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को लाभार्थियों के चयन में वरीयता देने में शामिल किया गया है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में 2012-13 के दौरान IAY के तहत 25 आवास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि जिन राज्यों ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं उसमें सबसे अच्छा काम तमिलनाडु की सरकार ने किया है। बाकी राज्यों ने क्या क्या किया है वो भी मैं बताना चाहूँगा। हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध किया था। उन्होंने ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने के लिए किशोर न्याय नियमावली 2007 में संशोधन करने पर विचार प्रारंभ कर दिया है एवं वैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनकी पहचान महिला के रूप में है को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 तथा कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण निषेध तथा निपटान अधिनियम 2013 के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाना स्वीकार कर लिया है। वो इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटरसेक्स डिसऑर्डर पर एक समिति का गठन किया है तथा यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी हमने लिखा। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षिक संस्थाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रवेश देने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं। बालक की परिभाषा के तहत ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2009 में संशोधन पर उन्होंने विचार प्रारंभ कर दिया है। मंत्रालय समस्त
देश में 1090 केंद्रीय विद्यालयों तथा 588 नवोदय विद्यालयों के संचालन के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, उनको अपनी प्रवेश नीति में ट्रांसजेंडर बच्चों पर विचार करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने ये कहा है, गृह मंत्रालय द्वारा यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा विधियों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के समावेशन हेतु आईपीसी की कतिपय धाराओं, जिसका उल्लेख माननीय राजीव गौड़ा जी ने भी किया था और अन्य माननीय सदस्यों ने भी किया, धाराओं 317, 166 का 375 इत्यादि में व्यापक संशोधन करने पर भी विचार प्रारंभ कर लिया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने अपने प्रतिवेदनों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आंकड़े भी शामिल किए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पहल SDI योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं VTP के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। विभाग में विचाराधीन है, वो इस पर आगे कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है। शब्द जेंडर को आवेदन पत्रों, प्रतिवेदनों इत्यादि जैसे विभिन्न दस्तावेजों में पुरुष और महिला के अतिरिक्त ट्रांसजेंडर समाविष्ट करते हुए समाविष्ट कर लिया गया है, अर्थात इनकी पहचान अलग से करने की व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBI के विस्तार पर विचार करना, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए असंगठित कार्यकर्ताओं के संबंध में भी प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के उत्पीड़न के संबंध में CCA आचरण नियमावली संशोधन करने पर विचार किया है। सूचित किया गया है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए रोजगार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय हुपा को भी हमने लिखा था, उन्होंने भी हमको जानकारी दी है और कहा है कि लाभार्थियों के रूप में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटकों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर करने हेतु सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सलाह जारी की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सभी मीडिया एककों यथा PIV, DFP, SNDD, AIR और DD के अपने कार्यक्रमों में व्यापक प्रचार करें इनके हित संरक्षण की योजनाओं के बारे में। फिर विदेश मंत्रालय से भी हमने आग्रह किया था कि पासपोर्ट देने की जो इनकी कठिनाई है उसको भी हल करने का प्रयास करें। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने से संबंधित नियमों में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना प्रारंभ कर दिया है और उम्मीद है कि वो इस समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग VIPP ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों पर नियोक्ताओं और कर्मचारियों को शिक्षित करने और कर्मचारियों को लगाने, बनाए रखने, पदोन्नति इत्यादि के प्रति बिना किसी भेदभाव के नीतियों के लिए विभाग से संबंधित औद्योगिक संगठनों के साथ कार्रवाई की है। अपने फॉर्म प्रपत्रों में ट्रांसजेंडर श्रेणी शामिल करने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली है, मतलब यहाँ भी उनसे उनकी अलग से पहचान करने का उन्होंने नियम बनाने का निर्णय कर लिया है। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत राज्यों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता। सर बहुत कुछ बातें आई तो 5 मिनट 7 मिनट तो कम से कम और लगेंगे। आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं, परंतु today we have to conclude this bill. Already it has taken more than now it was 2.5 hours, and the other day it has taken 33 minutes, 3 hours. The decision is that the bill should be disposed of in 2 hours.
Now it was taken 3 hours. सर मैं 5-7 मिनट लूंगा, आप कहेंगे तो मैं तो अभी बैठ जाऊंगा। इनका रिप्लाई होना है। सर इस संबंध में मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं। सिक्किम राज्य की सरकार ने भी इस विषय पर अच्छा काम करना प्रारंभ किया है। छात्रवृत्ति आदि की सब जो सुविधाएं अन्य नागरिकों को मिलती है वो है। पश्चिम बंगाल ने भी अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया है और इनकी समस्याओं को हल करना प्रारंभ किया है। केरल सरकार ने भी किया है, हरियाणा सरकार ने भी किया है, उड़ीसा सरकार ने भी किया है, दिल्ली सरकार ने भी किया है, जम्मू और कश्मीर की सरकार ने भी इस पर कार्य योजना प्रारंभ की है। मैंने बताया तमिलनाडु की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसका उल्लेख नवनीत जी ने भी किया, मैं भी कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं शिवाजी से और माननीय उन सब सदस्यों से जिन्होंने इनमें अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारे मंत्रालय की ओर से जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और कुछ दिशा निर्देश दिए, उसमें कुछ बातें ऐसी थी जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में स्पष्टीकरण हमने चाहे वो ये है, उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी ट्रांसजेंडर और स्त्री सजातीय, समलैंगिक और द्विलैंगिक व्यक्तियों के बीच अस्पष्टता उत्पन्न हो रही थी। वो स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उनको किस श्रेणी में लिया जाए। इसलिए इस मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर की है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय और आया, सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने की बात जब कही गई तो उसमें से एक बात आई, हमसे कुछ प्रतिनिधि मंडल भी मिले, इनकी जो ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उनकी अखिल भारतीय अध्यक्ष लक्ष्मी जी भी मिली, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए और उसमें यह बात आई कि अगर कोई जन्म से अनुसूचित जाति का है या जन्म से अनुसूचित जनजाति का है और वो पिछड़ा वर्ग में रहना स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या किया जाए। इस पर मतभेद सामने आए तो हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मार्गदर्शन लेना उचित होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है और मैं सोचता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण नहीं आए इन दोनों तीनों मामलों में, इनका आइडेंटिफिकेशन करने में कठिनाई होगी और जब आइडेंटिफिकेशन करने में ही कठिनाई होगी तो अगली जो कार्य योजनाओं का हित लाभ उनको मिलना चाहिए, लाभ हित मिलना चाहिए, उसके बारे में निर्णय करना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय शिवाजी से और माननीय अन्य सदस्यों ने जो जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय से कुछ मुद्दों पर जो हमने स्पष्टीकरण मांगा है वो स्पष्टीकरण आ जाए। फिर राज्य सरकारों ने भी कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है, हमने अंतर मंत्रालय कमेटी बनाई है, वो भी विचार कर रही है और जो हमने एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है उसका जो प्रतिवेदन आया है उस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं और उन अध्ययन का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद एक व्यापक विचार विमर्श करके हम कार्य योजना बनाएंगे। चाहे बायलॉज बना करके इनको हित संरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध कराएं या बोर्ड बना करके, या जो जो ये विषय है संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए उन सब सुविधाओं को देने के लिए हमारी और हमारे सरकार की मंशा है। आप विश्वास करें, हम इनका हित संरक्षण करने की कार्य योजनाएं बनाएंगे और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में, इन परिस्थितियों में आप अपने इस विधेयक को वापस ले लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप सबसे, माननीय सदस्यों से और सदन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में कारगर कार्रवाई कर रही है, विचार विमर्श कर रही है और निष्कर्ष निकाल करके इनके हित संरक्षण की कार्य योजना बना करके इनके हितों को कार्यान्वित करने की योजनाएं लागू करने का विचार कर रही है। आप ऐसी परिस्थिति में आज इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। ओके, श्री शिवा, कैसे जल्दी कर। 5 minutes I cannot, sir. Within 5 minutes I cannot complete, sir. So kindly If the- permit me, if it is If not. the house wants, we can extend and sit and
we will sit till it is, No, no. After this, Yeah. So then you speak up to 5 p.m. Then we will take next day. You can continue your reply. Yes? Sir, No, you reply. You are called. Sir, it is No, better. you are called. What? Mr. Shiva speak until Yeah, 5 you start your and then reply. extend it. Shiva managed Connect- to get connect. all people to speak. So now you don't manage, now you speak. Now you speak. Thank you, Mr. Deputy Chairman, sir. Sir, around 20 members have contributed their valuable suggestions on this bill, sir, cutting across political parties. Almost all the political parties who are in this August House. I'm very happy about that, sir. So there is no difference of opinion as far as this bill is concerned. I want to thank all the members who have deliberated with valuable thoughts and suggestions and who have expressed their concern in favor of the transgenders. Sir, what induced me to bring this bill is, the Supreme Court, after its historical judgment in the year 2014, the Ministry of Social Justice and Empowerment constituted an expert committee which gave its report to the government. Sir, 1 year has passed by, but nothing has been done. And I don't want to repeat what my other colleagues have said here about the discrimination faced by the transgenders. Sir, every one of us are aware. But we are aware of it, but how they are treated. Those who express concern not in this house, even outside, when they happen to come across one-to-one, how they treat them is a very big question. Even when the minister said in his reply, when he asked me to withdraw my bill, he said that the government is committed and has some plans. Sir, we don't want plans. We want a legislation in the right place. But for that, there will not be an end to this discrimination. First of all, sir, there is a lack of research data about the transgender people in the country and the transgender people's specific health care. And as many of my colleagues, they pointed out many experiences they have come across. I also, during when moving the bill, I quoted some incidents that these people don't have access to public toilets. Our colleagues, I think Tripathi ji said here, and the other one told, a transgender person gets an voter ID card saying that she is a female. Only then the voter ID card was given. But when she enters into a railway compartment of the ladies' compartment, she is not given an access. She is just thrown out. So in every place, whether it is a hospital, whether it's a public place or a toilet or anywhere, these people are not accepted. So when a fellow person in our community, for no fault of them, is being treated like that, how could it be? But things are changing. Only in the year 2015, February, the first passport has been issued. And voter ID cards have started being given. And I would like to say so many words which we have now we are not recognizing, like hijras, kinnas, and many other words. And now we are all accepted, even legally, and even those people have accepted this word transgender. So these transgender people should be given their legitimate right in this country as like any other citizen. That is the only concern we want to express. Sir, in this concern, I would like to say, Minister also quoted about one Lakshmi. She is from Mumbai, and she is the first transgender to represent the Asia Pacific at the United Nations in the year 2008. Her autobiography, Me Hijra, Me Lakshmi, I am Hijra, I am Lakshmi, was released at the just concluded World Book Fair in Delhi. And her book has been published in Marathi and now has been translated into English by Oxford University Press. So many eminent people are in the transgender community, but they are denied. They are not being recognized. They are not being, now only we give, even I think the minister said we will coordinate with the other ministries. And some other states will also. See, now you can continue your speech the next day when the private members bill is taken up. Sir.